बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9 इतिहास का चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति को। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि रूस में 1905 की क्रांति होती है। आज के वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं 1917 फरवरी 1917 की रूसी क्रांति को। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पूर्व के वीडियो में क्या क्या देखा था, जिससे कि हम कहानी को आगे बढ़ा पाएं। हमने देखा कि रूस में समाजवादी विचारधारा पनपती है, लोग संगठित होते हैं और उस वक्त जो जार का निरंकुश शासन था उसके विरुद्ध क्रांति करते हैं, 1905 की क्रांति, जिसमें एक महत्वपूर्ण घटना भी होती है, खूनी रविवार की घटना। उसके बाद जार के द्वारा क्या किया जाता है, जनता को शांत करने के लिए ड्यूमा का गठन किया जाता है। ड्यूमा एक प्रतिनिधि संस्था थी और जो राजा को, जार को सलाह देने का कार्य करती थी। तो राजा प्रथम और द्वितीय ड्यूमा को तो कुछ ही समय के अंतराल में भंग कर देता है, लेकिन तीसरी ड्यूमा की स्थापना करता है, जो कि सफलतापूर्वक अपना 5 साल का शासन, 5 साल का जो समय था, कार्यकाल था, उसको पूरा करती है। तो यहाँ पे जनता भी संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है क्योंकि उनकी एक प्रतिनिधि सभा बना दी गई, यानी उनकी मांग ली गई। इसी के साथ ही जो जार था वो भी निश्चित होकर अब अपना शासन करता है, क्योंकि जो तीसरी ड्यूमा उसने ली और उसके बाद जितना भी शासन किया उसमें उन्होंने क्या किया, जो भी कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे, कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादी सदस्य थे, उनको ड्यूमा में लिया, जबकि उदारवादी और क्रांतिकारियों को उनसे बाहर रखा। यानी शांति के साथ अब शासन होने लग गया। 1906, 1907, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ आती है मुझे गिनती, तो 12-13 तक स्थिति सामान्य रहती है। उसके बाद आता है जी 1914, और 1914 का जो साल है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि तब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। विश्व युद्ध मतलब पूरा विश्व ही इसमें इन्वॉल्व हो गया था, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। अब हम इस विश्व युद्ध को रूसी क्रांति के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि रूसी जो साम्राज्य था वो भी इसमें शामिल हुआ, इस विश्व युद्ध में शामिल हुआ, और कहीं ना कहीं विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा रूसी साम्राज्य की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के ऊपर, जिससे परिस्थितियां बिगड़ी और जो अगली क्रांति थी फरवरी की क्रांति, उसके लिए क्या तैयार हुआ, जमीन तैयार हुई। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध, क्या रूस की स्थिति रही, क्या रूस की भागीदारी रही, फिर प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम निकले, ठीक है, और फिर हम उनको जोड़ेंगे फरवरी की क्रांति के साथ। तो मैंने ये दोनों ही पार्ट, विश्व युद्ध और फरवरी क्रांति, दोनों एक साथ ही लिए हैं। तो चलो सबसे पहले समझते हैं प्रथम विश्व युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया, क्या परिणाम निकले, और उनको मानचित्र से समझते हैं। अगस्त 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। गठबंधन मतलब कि 2-3 देश थे जिनकी समान विचारधारा थी, जिनके हित समान थे, वो लोग ग्रुपिंग कर लिया उन्होंने, एक ग्रुप बन गया और एक दूसरा ग्रुप बन गया। तो जो प्रथम विश्व युद्ध में था, ये केंद्रीय शक्तियों और मित्र राष्ट्र के बीच में लड़ा गया। अब केंद्रीय शक्तियां में कौन कौन सी शक्ति आती थी? वर्तमान का जो जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है और तुर्की है। ये मैंने ये क्यों बोला वर्तमान का? क्योंकि इस वक्त तो ये देश है, उस वक्त इनका साम्राज्य था, जर्मनी का विशाल साम्राज्य था, इसी तरह से ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य था, तुर्की का ओटोमन साम्राज्य था, है ना, जैसे खुद रूस का भी एक साम्राज्य था, विशाल रूसी साम्राज्य। और एक तरफ तो थी केंद्रीय शक्तियां और एक तरफ थी मित्र राष्ट्र। कौन थे? मित्र राष्ट्र थे, जिनमें फ्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है, बाद में अमेरिका भी इसमें शामिल हो जाता है, इटली, रोमानिया भी शामिल होते हैं। तो इनके बीच में ये लड़ा गया। अब जब ये युद्ध लड़ा गया तो ये युद्ध एक तरह से यूरोप, एशिया, अफ्रीका, तीनों ही महाद्वीप में लड़ा गया, क्योंकि ये तो मेन शक्तियां थी यूरोप की शक्ति और ये जितनी भी आप शक्ति देख रहे हैं एशिया की, लेकिन इसी के साथ साथ इन शक्तियों के क्या थे? इन शक्तियों के अपने उपनिवेश भी थे। जैसे भारत किसका उपनिवेश था? इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो भारत में भी पड़ा था ना प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, पड़ा था ना, क्योंकि यहाँ से अपने भारत से भी जो सैनिक थे उनको लेके गए थे लड़ने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में। कौन? इंग्लैंड की सरकार। सेम ऐसे ही जर्मनी के भी कई उपनिवेश थे। तो इस तरह से जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ये लगभग तीनों ही क्षेत्र इस युद्ध में शामिल रहे, इसीलिए हम इसको कहते हैं विश्व युद्ध। ठीक है, अमेरिका तो शामिल हो ही गया था, तो अमेरिका महाद्वीप भी आ गया। अब इस युद्ध के परिणाम क्या निकले? इस युद्ध के जो अंतिम परिणाम ये निकले कि मित्र राष्ट्रों की विजय होती है। हालांकि जो ये रूस है ये अपने आप को अलग कर लेगा 1917 में, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 से 1918 तक चलता है, और रूस शुरुआत में हारता भी है। हम देखेंगे कैसे हारता है, क्या प्रभाव पड़ता है उसका।
लेकिन बाद में जैसे तैसे करके ये लोग जीत जाते हैं। ठीक है, जीतने में हालांकि बहुत ज़्यादा जोर आता है, पर फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है, जो ये मैच होता है इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है कि ये जो मित्र राष्ट्र है ये विजयी हो जाते हैं। और जो अमेरिका था जो लास्ट में आएगा इन युद्ध के अंदर मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ेगा, तो अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उदित होता है यहाँ पे। ठीक है, आगे जब हम देखेंगे ना बिल्कुल लास्ट वाले वीडियो, उसमें आएगा अमेरिका कि किस तरह से अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति बनते हैं 1991 तक, 1991 तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये दो महाशक्ति विश्व पे राज करती है। तो वहां पे एक बार अमेरिका दोबारा आएगा। तो अभी हमने समझा, अब हम देखते हैं इसको मानचित्र के अंदर। ये आप मानचित्र देख पा रहे हैं अपना। तो सबसे पहले यहाँ आप फॉलो कीजिए मेरे पेन को। ये हम देख रहे हैं, ये था विशाल रूसी साम्राज्य जिसमें मध्य एशिया का क्षेत्र भी शामिल था। और ये देखो इनकी सीमाएं यहाँ यूरोप तक आ रही है, इतना विशाल रूसी साम्राज्य था। तो ये अब सबसे पहले तो अपन हटा देते हैं उन देशों को जो कि क्या थे, निष्पक्ष थे, तटस्थ थे, जिनको इस युद्ध से कोई मतलब ही नहीं था। तो एक तो था स्पेन, जो पिंक कलर से आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे ये स्पेन था। इधर ये देख पा रहे हैं डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, और यहाँ पे कंट्री है। तो ये क्या थे, तटस्थ थे, इनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। अब बात करते हैं केंद्रीय शक्तियों की। सबसे पहले है ना, सबसे पहले ये देखो, ये आपको दिख रही हैं, ये हैं केंद्रीय शक्तियां। कौन सी शक्तियां, केंद्रीय शक्तियां, जिसमें ये विशाल ओटोमन साम्राज्य यानी जो वर्तमान क्षेत्र है तुर्की वाला, ये यहाँ पे बुल्गारिया, यहाँ पे जो ऑस्ट्रो हंगरियन जो था एम्पायर, यहाँ पे देखो जर्मनी का साम्राज्य। तो ये थी जी केंद्रीय शक्तियां। कौन थी ये, केंद्रीय शक्तियां, एक जैसे कलर में दिखाई गई हैं, सिमिलर कलर में। ठीक है, केंद्रीय शक्तियां। अब ये जो आप देख रहे हैं हल्का हल्का ग्रीन कलर, ये है यहाँ पे मित्र राष्ट्र। और मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे, मित्र राष्ट्र थे अपना रशियन एम्पायर यानी रूसी साम्राज्य, यहाँ आप देख पा रहे हैं फ्रांस, ये देख पा रहे हैं आप ब्रिटेन, यहाँ ये देख पा रहे हैं आप इटली, ठीक है, ये ग्रीस, ये सब थे मित्र राष्ट्र। क्योंकि हमने देखा कि किन किन के बीच में युद्ध हुआ था, केंद्रीय शक्तियों के बीच में हुआ था और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुआ था। तो इनके मध्य में ये युद्ध लड़ा गया। तो आ गया ना समझ में कि किस तरह से पूरा ये युद्ध लड़ा गया था। आप देखो आगे, युद्ध की जब शुरुआत हुई ना, तो जनता ने किया जार का समर्थन। हर एक जनता करती है अपने देश का समर्थन। जब युद्ध हो, कोई विश्व युद्ध हो तो और भी ज्यादा। तो रूस की जनता ने शुरुआत में तो अपने राजा का जार का समर्थन किया था, बढ़ चढ़ के भाग लिया युद्ध के दौरान। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे लंबा खिंचता चला गया, जनता परेशान हो गई। ठीक है, धीरे धीरे वो विमुख होने लग गई। इसी के साथ ही क्या हुआ कि जो जार था उसने ड्यूमा को भंग करने की कोशिश की। अब ड्यूमा को भंग करने की कोशिश की तो जो ड्यूमा में राजनेता बैठे थे, जो प्रतिनिधि बैठे थे, वो लोग भी नाराज हो गए कि एक तो वैसे ही विषम परिस्थिति चल रही है, ऊपर से हमारे राजा उल्टे निर्णय क्यों ले रहा है। ठीक है, तो कुछ कारण थे जिन कारणों के कारण प्रथम विश्व युद्ध में धीरे धीरे जो जनता का समर्थन था जार को, वो कम होने लग गया। क्योंकि जब देश की जनता समर्थन करती है तो क्या होता है, मानसिक बल रहता है। जो नेता होता है उसके पास क्या है, मानसिक ताकत रहती है। लेकिन जब जनता ही समर्थन न करे तो फिर वो कैसा युद्ध और कैसा बल। ठीक है, तो सबसे पहले कारण देखते हैं। डायरेक्ट अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जनता के द्वारा रूस के जार का समर्थन नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, कारण बताओ। तो 3 मेन कारण थे उनके, तो उसको अपन देखते हैं। पहला तो ये देखा कि राजा ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेनी छोड़ दी, है ना। जो ड्यूमा में मेन जो पार्टी थी उनके राजनेताओं से, उन प्रतिनिधियों से सलाह लेनी छोड़ दी। और ये भी सुनने में आया कि जो जार है वो क्या करना चाहता है, इस ड्यूमा को भंग करना चाहता है, इसलिए वो इनको महत्व नहीं दे रहा है। दूसरा, जो सेना के अधिकारी थे वो क्या थे, अयोग्य थे, प्रशासन में भ्रष्टाचार फैल रहा था, ये भी एक कारण था। तीसरा, जो रानी थी, है ना, जारीना, जार की जो वाइफ थी, पत्नी थी जारीना, सम्राज्ञी, क्या नाम था उनका, अलेक्सांद्रा। तो सम्राज्ञी थी, और साम्राज्ञी कहाँ की थी, साम्राज्ञी जर्मनी की थी। कहाँ की थी, जर्मनी की थी। और उस वक्त हमने देखा कि जर्मनी किसमें था, केंद्रीय शक्तियों की तरफ से लड़ रहा था, यानी उनका विरोधी था। तो जनता वैसे ही जर्मन के प्रति उग्र भावनाएं रखती थी। और इसी के साथ साथ जारीना थी, वो भी किससे संबंधित थी, जर्मन से संबंधित थी, जर्मनी की थी। तो उससे प्रति भी क्या हुआ, जनता की भावना उग्र हुई कि ये तो निष्पक्ष होकर युद्ध लड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो जर्मनी के दामाद हैं एक तरह से। तो जर्मनी के प्रति वैसे ही सॉफ्ट
फीलिंग रखेंगे। और एक तीसरा कारण बना रासपुतीन। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये है रासपुतीन। तो जनता रासपुतीन को भी क्या मानती थी, रासपुतीन को भी ये मानती थी कि ये गलत निर्णय करवा रहा है राजा रानी के ऊपर अपना प्रभाव डाल करके। अब रासपुतीन क्या था, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। होता क्या है, जो जार है, जारीना है, उनका एक बच्चा बीमार पड़ जाता है। उस बच्चे, जो बीमार बच्चा होता है, उसको दिखाने के लिए एक दिन बुलाया जाता है रासपुतीन को। रासपुतीन के पास कुछ विशेष अलौकिक शक्तियां होती हैं। आप इन्हें संत कह सकते हो, आप इन्हें जादूगर कह सकते हो, ठीक है। तो इनके पास कुछ अलौकिक शक्तियां होती हैं और इन शक्तियों के बल पे क्या होता है, जारीना के जो बच्चे हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं। तो जारीना इनका बहुत मान करने लग जाती है। जारीना इनको बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति समझते हैं कि ये तो अपने काम का व्यक्ति है। तो ये राजमहल में ही इनको रख लिया जाता है। तो जार और जारीना दोनों ही इनको बहुत महत्व देते थे रासपुतीन को, और इनका कहना मानते थे। और धीरे धीरे जो रासपुतीन है ना, इनका भी क्या, राज दरबार में जो हस्तक्षेप था वो बढ़ता जा रहा था। तो जनता क्या कहती थी कि ये जो रासपुतीन है, इसने क्या कर रखा है, इसने राजा रानी पे क्या कर रखा है, अपना जादू कर रखा है, ठीक है, जादू कर रखा है, और इसलिए ये गलत निर्णय करवाता है। और ये कुछ कारण थे जिससे क्या हुआ, जनता की भावनाएं कैसी हुई, अपने राजा के प्रति उग्र हुई, और वो उन्होंने राजा को, जार को समर्थन देना बंद कर दिया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जारीना अलेक्सांद्रा जर्मन की थी, इसलिए भी जनता का समर्थन कम हुआ। साथ में जो जर्मन विरोधी जो भावनाएं थी, है ना, जर्मनी के खिलाफ जो भावनाएं थी जनता की उग्र, जैसा कि मैंने बताया, तो उन्होंने क्या किया, जो अपनी राजधानी थी ना सेंट पीटर्सबर्ग, उसका नाम भी चेंज कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जो पीटर्सबर्ग था वो एक जर्मनी का नेम था। तो इन्होंने पीटर्सबर्ग का नाम बदल करके अब कर दिया पेट्रोगार्ड। क्या कर दिया, पेट्रोगार्ड। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये पूरा रशियन साम्राज्य है, और यहाँ पे ये है पीटर्सबर्ग जो कि इसकी राजधानी थी। और अब इसको किस नाम से जाना गया, पेट्रोगार्ड के नाम से जाना गया। आगे जो क्रांति होगी उसमें हम यही पढ़ेंगे कि पेट्रोगार्ड में होगी, पीटर्सबर्ग फिर आगे इसको नहीं कहा जाता है, ठीक है। आया समझ में। यहाँ पे देखो, उस वक्त ये कार्टून प्रचलित थे। यहाँ पे किसको दिखा रखा है, यहाँ पे उसी को दिखा रखा है, जादूगर को दिखा रखा है। और ये जार है ना, रासपुतीन, और इसने अपनी गोदी में बैठा रखा है किसको, ये जार है और ये जारीना है। मतलब व्यंग करके ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से इसने पूरा जो राज परिवार था उसको अपने प्रभाव में ले रखा था। यहाँ पे आप और अच्छे से देख पा रहे हैं, ये जार है निकोलस सेकंड, और ये उनकी पत्नी जारीना, ठीक है, अलेक्सांद्रा। आगे देखते हैं बच्चों। ये देख लिया हमने कि ये कुछ कारण थे जिनके कारण क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जनता का समर्थन मिलना बंद हो जाता है जार को। अब हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था 1914 से लेकर 1918 तक, इसमें इसका जो रूसी साम्राज्य था उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम एक बार मैप को समझ लेते हैं। देखिए, जो आपको डार्क ब्राउन कलर में नजर आ रहा है ये है केंद्रीय शक्तियां, ठीक है, बिल्कुल ये केंद्रीय शक्तियां। और इनके पूर्व और पश्चिम में, पूर्व में ये देखिए यहाँ पे रूसी साम्राज्य, और ये देखिए पश्चिम में यहाँ पे अन्य मित्र राष्ट्र जिसमें फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, इटली भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, बीच में लॉक्ड है। इनकी समस्या ये है कि इनके पूर्व में भी दुश्मन है और इनके पश्चिम में भी दुश्मन है। अब क्या होता है, अब हम ये देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। केंद्रीय शक्तियों के हिसाब से ये लाइन दी गई है हमारी बुक के अंदर कि जो इनकी पूर्वी मोर्चे की लड़ाई थी ये पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से बिल्कुल भिन्न थी। कैसे थी भिन्न, कि पश्चिमी मोर्चे पर तो क्या था, यहाँ पे फ्रांस था, और फ्रांस की सेना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी, और शक्तिशाली सेना होने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, खाइयों में युद्ध लड़ा। यानी क्या होता था, इस तरह से ट्रेंच बना ली जाती थी, खाइयाँ बना ली जाती थी, और उसमें ये फ्रांस के सैनिक तैनात हो जाते थे, और यहाँ से ये क्या करते थे, हमला करते थे। तो यहाँ पर तो ये केंद्रीय शक्तियाँ थी, ये टिक नहीं पा रही थी पश्चिमी सीमा की तरफ। लेकिन जो पूर्वी सीमा थी, जहाँ पे कौन था, रूसी साम्राज्य, यहाँ पे हालत एकदम अलग थे। कैसे, पश्चिम में जो सैनिक थे वो पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे, ठीक है। अब ये बताया गया है मित्र राष्ट्रों की दृष्टि से कि यहाँ पे तो अच्छे खासी टक्कर मिल रही थी, किनको, केंद्रीय शक्तियों को, लेकिन रूसी साम्राज्य की तरफ क्या हो रहा था, रूस के अधिकतर सैनिक मारे जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की खाइयों वगैरह की तो कोई व्यवस्था थी नहीं, सरपट मैदानी भाग था, और ये जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया की जो सेना थी वो इनके ऊपर, रूसी सेना के ऊपर हावी होती जा रही थी, ठीक है।
तो इसके माध्यम से हम प्रभाव समझने की कोशिश करेंगे। तो 1914-1916 के बाद जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेना को भारी पराजय झेलनी पड़ी। हमने देखा कि किस तरह से रूसी और जो ऑस्ट्रिया की सेना थी वो रूस में आगे बढ़ती जा रही थी। 1917 तक 70 लाख लोग रूस के मारे जा चुके थे, जिसमें इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला। मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था, क्या दिखाया था मैप में, कि ये सेना इस तरह से आगे बढ़ रही थी। किसकी सेना? ऑस्ट्रिया और जर्मनी की सेना। कहाँ पर? रूस में। तो रूसी सैनिकों ने क्या किया कि खुद तो पीछे हटते चले गए क्योंकि आगे से ये भारी पड़ रहे थे, लेकिन पीछे हटते हटते क्या किया, इन्होंने जितने भी फसलें थी, जितने भी रहने के स्थान थे, आवास थे, सबको नष्ट कर दिया। क्यों कर दिया नष्ट? इसलिए कर दिया जिससे कि जो सेना आ रही है, दुश्मन सेना जो आ रही है, केंद्रीय शक्तियों की सेना जो आ रही है, वो उनको रहने के लिए आवास न मिले, खाने पीने के लिए चीजें ना मिले, तो वो क्या नहीं कर पाए, सर्वाइव नहीं कर पाए, जी नहीं पाए। तो दुश्मन की सेना यहाँ टिक नहीं सके, इसलिए इन्होंने फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर दिया। लेकिन इससे समस्या हो गई रूस को। क्या समस्या हो गई कि फसलों और इमारतों का विनाश करने से रूस में जो 30 लाख लोग उस क्षेत्र में रह रहे थे, जिन क्षेत्रों को खाली किया गया, वो जो 30 लाख लोग थे ना, वो अब कहाँ जाए? तो किसकी समस्या हो गई? शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हो गई। तो ये कुछ ऐसे हालात उत्पन्न हुए कि एक और तो पूर्वी मोर्चे पर, मतलब वैसे तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो मित्र राष्ट्र जीत रहे हैं, केंद्रीय शक्तियां हार रही हैं, लेकिन अगर हम रूस के संदर्भ में देखें तो रूस इस वक्त हार रहा था। किससे? जर्मनी और ऑस्ट्रिया से। क्यों? कारण हमने देखा कि जो पूर्वी मोर्चे पर रूस की सेना पर जर्मन और ऑस्ट्रिया सेना हावी हो रही थी। 70 लाख के लगभग लोग मारे जा चुके थे। ऊपर से क्या था, शरणार्थियों की समस्या भी उत्पन्न हो गई थी। तो इस वक्त की परिस्थितियां उस वक्त चल रही थी, ये प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव आ रहा था। यहाँ एक बार और देख लो आप कि फ्रांस में जो ये पश्चिमी सीमा है इन केंद्रीय शक्तियों की, तो ये यहाँ पे तो जीत नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे रशियन साम्राज्य के प्रिय हावी हो रहे थे और इनके सैनिक आगे बढ़ते जा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इनको बचने के लिए यहाँ पे जो अपने खेत बार थे वो जला दिए, लेकिन उससे जो ये लोग यहाँ पे रूसी लोग रह रहे थे, ये अब कहाँ गए? ये अब इस क्षेत्र में रहने के लिए आ गए। अब इनकी शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हो गई कि अब इनको कहाँ पे आवास दे, इनको कहाँ पर बसाए। ठीक है। इसके अलावा यहाँ ये देखिए, ये अपनी बुक में पिक्चर दी गई है उस समय के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ये सैनिक बैठे हुए हैं। अब ये डोगी क्यों बैठा हुआ है, किसका डोगी है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं युद्ध का औद्योगिक प्रभाव क्या रहता है। कि अभी तो हमने युद्ध का प्रभाव देखा कि सैनिक मर रहे हैं, शरणार्थियों की समस्या हो गई है। अब उद्योग धंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। भाई ऑल ओवर प्रभाव पड़ेगा, तभी तो क्रांति का ग्राउंड तैयार होगा ना। तो अब देखो, युद्ध से उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। अब आपके दिमाग में ये चीज आई होगी कि हमले हो रहे होंगे, बम मिसाइलें फूट रही होंगी, तो फिर उद्योग धंधे नष्ट हो गए होंगे। तो ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो क्या पड़ा कि रूस के खुद के उद्योग तो हमने देखे बहुत कम थे ना। पीटर्सबर्ग और मॉस्को दो में ही थे ज्यादा उद्योग धंधे स्थापित, तो इनके अपने उद्योग धंधे तो कम थे। तो अधिकतर ये क्या करते थे, बाहर से सामान लेते थे, कच्चा माल हो, तैयार माल हो, तो बाहर से आपूर्ति करवाते थे। अब ये बाहर से आने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई। क्यों हो गई भाई बंद? क्योंकि जो दूसरा पक्ष था, कौन सा था दूसरा पक्ष? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। तो इन लोगों ने क्या किया, जो जर्मनी था उसने बाल्टिक समुद्र के रास्ते में क्या बना दिया, ब्लॉकेज बना दिया। बाल्टिक समुद्र का रास्ता रोक दिया। बाल्टिक समुद्र का वो रास्ता जो किधर जाता था, रूसी साम्राज्य के अंदर जाता था, वो रास्ता इन्होंने रोक दिया। अब उसी रास्ते से इनका औद्योगिक सामान आता था। अब सामान कहाँ से आए, इसलिए क्या समस्या उत्पन्न हो गई, इनको आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसमें खाने पीने की भी चीजें थी, कच्चा माल भी था। तो यूरोप में इस दौरान क्या हुआ, जब कच्चा माल नहीं आ पा रहा तो बाकी देशों के मुकाबले जो औद्योगिक उपकरण थे वो तेजी से नष्ट होने लग गए। यहाँ पे देखिए, ये बाल्टिक समुद्र में इस तरह से किया था, किन्होंने रास्ता बंद किया था, जर्मनी ने इस तरह से ब्लॉकेज बनाया था, अपने शिप तैनात कर दिए थे बाल्टिक समुद्र के अंदर। ठीक है। अब मानचित्र में देख लेते हैं, अपन स्थिति देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रशियन एम्पायर है, पूरा रूस का साम्राज्य, और ये यहाँ ये बाल्टिक सागर है, और इधर से माल जाता था, कच्चा माल, ये भी जो इनके मित्र राष्ट्र थे, फ्रांस वगैरह। अब जर्मनी ने क्या किया, यहाँ पे ब्लॉकेज बना दिया। ठीक है। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि ऊपर से आ जाता था, लेकिन सर्दियों के टाइम में बर्फ जमा होने से यहाँ पर भी यातायात बंद था, और यहाँ पे जर्मनी ने लगा दिया ब्लॉकेज। तो अब माल जा ही नहीं पा रहा था, कहाँ नहीं जा पा रहा था, रूसी साम्राज्य के अंदर। तो समस्या उत्पन्न हो गई ना, कच्चे माल की समस्या, तैयार माल की समस्या। इसी के साथ ही अब और प्रॉब्लम देखते हैं कि युद्ध के दौरान और कौन कौन सी प्रॉब्लम थी जो रूसी साम्राज्य के लोगों को सहन करनी पड़ रही थी। कि जो अच्छी सेहत वाले मर्द थे, अच्छी सेहत ताकतवर जो पुरुष थे, उनको तो झोंक दिया युद्ध के अंदर। तो क्या हुआ, मजदूरों की कमी पड़ने लग गई।
अब जो छोटे छोटे सामान बनाने वाली वर्कशॉप्स थी, हमने शुरुआत में देखा कि उद्योग धंधे कम थे, वर्कशॉप ज्यादा थी, तो उन वर्कशॉप्स में क्या हुआ, कारीगरों मजदूरों की कमी हो गई और ये ठप हो गई। ठीक है, और इसी के साथ क्या हुआ, अनाज की कमी आ गई। अब अनाज की कमी कैसे आ गई भाई, अनाज की कमी कुछ कारण तो थे ही कि कारीगर नहीं है, किसान नहीं है, मजदूर नहीं है, जो भी। इसी के साथ साथ क्या हुआ, ज्यादातर जो अनाज होता था वो जो सैनिक जो कि युद्ध मोर्चे पे जुटे हुए थे रूसी सैनिक, उनका पेट भरने के लिए उनके पास भेज दिया जाता था। तो क्या हो गया, अब शहर में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। अब शहर में तो उद्योग धंधे ज्यादा थे, शहर के लोग कृषि कार्य करते नहीं थे, ऐसे तो है नहीं कि जमीन ही नहीं थी शहरों में कृषि के लिए, ऐसे तो है नहीं कि अपनी छत पे ही खेती करने लग जाए। ठीक है, तो वो तो संभव था नहीं, तो इसलिए उनके लिए रोटी व आटे की किल्लत पैदा हो गई। अब क्या हुआ, रोटी के लिए दंगे होने लग गए। ऐसे दंगे देखे थे ना अपन ने, पाव रोटी के लिए दंगे, कौन सी क्रांति में, फ्रांस की क्रांति में। तो यहाँ पे भी होने लग गया। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर क्या होने लग गए, दंगे होने लग गए। ठीक है, तो ये इस तरह की सामाजिक आर्थिक स्थिति चल रही थी 1914 के युद्ध के दौरान। कहाँ पर, रूसी साम्राज्य के अंदर। अब क्या होता है जी, अब आती है फरवरी की क्रांति, पेट्रोगार्ड। मैंने कहा था ना पीटर्सबर्ग नहीं यूज होगा, क्या यूज करेंगे, राजधानी का नाम पेट्रोगार्ड। ठीक है, पीटर्सबर्ग क्यों हटा दिया था, क्योंकि वो जर्मन नाम था। ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पेट्रोगार्ड से ही जो ये फरवरी की क्रांति है, फरवरी 1917 की रूसी क्रांति, ये शुरू होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि राजधानी जो पेट्रोगार्ड थी वो मतलब क्या बनावट थी उसकी, क्या उसकी संरचना थी, कैसी स्थिति थी, कौन कहाँ रहते थे। तो देखो, राजधानी पेट्रोगार्ड में क्या था, एक नदी बहती थी, कौन सी नदी, नेवा नदी, है ना। नेवा नदी के दाएं तट पर, अब ये नदी ऐसे बह रही है, तो इसका दाया क्या हुआ, ये दाया, और ये क्या हुआ, बाया। ठीक है, नदी जिस दिशा में बह रही है उसके हिसाब से दाया और बाया। तो इनके दाएं तट पर यहाँ पे थे मजदूरों के क्वार्टर थे, और ये क्या थे, कारखाने वारखाने थे। और बाएं किनारे पर थे जितने भी विंटर प्लेस है, मतलब राजा का महल है, इसके अलावा जो ड्यूमा है, ड्यूमा भी यहीं पे स्थापित थी। कौन से किनारे पर, बाएं किनारे पर। और जितने भी अमीर कुलीन वर्ग के जो बंगले थे वो सब दाएं किनारे पे थे। ये क्यों बता रहे हैं हम, जिससे कि हम आगे आसानी से समझ सकेंगे कि कहाँ से मजदूर आते हैं, कैसे क्या होता है। तो बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर प्लेस, ड्यूमा और सरकारी इमारतें थी। इस पेट्रोगार्ड जो ये सिटी थी, इसकी बनावट को देखकर ऐसे लगता था कि भिन्नताओं को देखकर, जनता की भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही सरकार ने इसको बनाया हो। भिन्नताएं तो हो गई कि एक साइड को तो बिल्कुल कुलीन वर्ग के लोग रह रहे हैं, सरकारी इमारतें, सरकारी महत्व के सारे भवन है एक साइड को है बाईं तरफ, और दाईं तरफ क्या है, मजदूरों के क्वार्टर्स है। ठीक है, ये देखो एक बार और अच्छे से, यहाँ पे पीटर्सबर्ग है, ये बह रही है हमारी नेवा नदी, और नेवा नदी के दाएं साइड को तो क्या है, मजदूरों के क्वार्टर थे, और बाएं साइड को क्या थे, ये जितने भी महत्वपूर्ण स्थल थे, चाहे वो ड्यूमा हो, चाहे राजा का महल हो, ये सब कहाँ थे, ये सब इधर थे। ठीक है, अब आगे देखो। अब ये तो हमने देख ली राजधानी की स्थिति, राजधानी पेट्रोगार्ड में क्या स्थिति थी। अब हम देखते हैं वहाँ की सामाजिक आर्थिक हालात कैसे थे। तो आप बोलोगे मैडम अभी तो देखिए हमने सामाजिक आर्थिक हालात, अरे भाई वो तो युद्ध से रिलेट करते हुए बताए थे। अब अंदर के आंतरिक हालात भी देख लो। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों की कमी हो रही होती है उस वक्त, बताया मैंने क्यों हो रही थी, क्योंकि सैनिकों को भी दिया जा रहा था खाद्यान्न, साथ में जो मजदूर थे उनकी भी कमी हो रखी थी। इसके अलावा मौसम भी ठीक नहीं था, भीषण कोहरा हो रहा था, बर्फबारी हो रही थी, और जार जैसे कि मैंने बताया ड्यूमा को भंग करने की कोशिश कर रहा था। और जब जार ड्यूमा को भंग करने की कोशिश कर रहा था तो जो ड्यूमा के प्रतिनिधि थे, संसदीय जो प्रतिनिधि थे, वो जार की इन कोशिशों का विरोध कर रहे थे कि ये जार पागल हो गया है क्या, वैसे ही इतना वैश्विक संकट चल रहा है, युद्ध में उलझे हुए हैं हम, और ऊपर से ड्यूमा को भी हटा रहा है, कोई व्यवस्थाएं तो कर नहीं रहा है, जनता तो भूखे मर रही है, क्या चाहता है ये। तो ये लोग भी क्या थे, जो ये प्रतिनिधि थे संसद के, संसदी तो थी एक तरह से ड्यूमा, तो संसद के जो प्रतिनिधि थे ये भी क्या थे, राजा के खिलाफ हो रखे थे। अब क्या होता है, क्रांति की हो जाती है शुरुआत। बम तो फटने वाला था भाई, कि 70 लाख लोग मारे जा रहे हैं, खाने की किल्लत हो रही है, उद्योग धंधे सब ठप पड़े हैं, स्थितियां खराब हो रही हैं, और ये भी नहीं पता कि रूस जीत भी पाएगा या नहीं, क्योंकि तब तक तो हमने देखा जर्मन ऑस्ट्रिया की जो सेना थी वो हावी हो रही थी, शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो अब क्या होता है, 22 फरवरी 1917, डेट याद कर लेना बच्चा, 22 फरवरी 1917। ठीक है,
22 फरवरी 1917 को। ये रही जी अपनी नेवा नदी, ये रहा अपना पीटर्सबर्ग यानी पेट्रोग्राद। ठीक है, अब 1917 22 फरवरी 1917 को दाएं तट पर स्थित, मैंने बताया था ना दाएं तट पर स्थित ये फैक्ट्री है, ये देख लो ये फैक्ट्री है। अब दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई कि भाई हम तो नहीं करे काम, हालात ही नहीं है रूस के काम करने जैसे, हम तो इसमें काम नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, तालाबंदी घोषित कर दी। और इन मजदूरों के समर्थन में सारे मजदूर उब चुके थे, सारे मजदूरों में आक्रोश भरा हुआ था, तो इन्होंने तालाबंदी की घोषणा की। तो इनके आसपास जो और फैक्ट्रियां थी उन सब के मजदूरों ने तालाबंदी की घोषणा कर दी, इनके समर्थन में क्या कर दी जी, हड़ताल कर दी। और अब की बार महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। कई तो ऐसी हड़तालें थी रूस में जिनका नेतृत्व अकेली महिलाओं ने ही किया था। ठीक है, तो इसीलिए चूंकि इस दिन 22 फरवरी को महिलाओं ने ही नेतृत्व किया आंदोलन का, 22-23 फरवरी को, तो इसलिए इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन उठेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को आता है, फिर ये कैसे आप कह सकते हो कि 23 फरवरी को था, 22 फरवरी को था, कैसे कह सकते हैं? हम नहीं कह सकते ना। वो ऐसे कह सकते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 1917 की क्रांति के बाद फ्रांस में एक नया कैलेंडर लागू हो जाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। उससे पहले कौन सा कैलेंडर था, जूलियन कैलेंडर था, और दोनों ही कैलेंडर में 13 दिन का अंतर था, क्योंकि जो जूलियन कैलेंडर था वो 13 दिन पीछे था। अब इसमें बढ़ा दो आप 13 दिन तो क्या आ जाएगा, 8 मार्च। ठीक है, तो इस दिन को किस नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम दिया गया। और एक महिला तो ऐसी है, अपनी बुक में उदाहरण दे रखा है, जिन्होंने अकेले ही क्रांति का नेतृत्व कर दिया, और उनकी क्रांति क्या हुई, सफल भी हुई। उन्होंने मतलब जो हड़ताल थी उसका नेतृत्व किया, और जो उनकी फैक्ट्री की हड़ताल थी वो सफल भी हुई। ठीक है, तो मार्फा वासिलेवा थी, क्या थी वो, किस पद पे थी, मिलिंग मशीन ऑपरेटर थी। उन्होंने अकेले ही सफल हड़ताल का आयोजन कर दिया। अब समझ में आया मैंने पेट्रोग्राद की स्थिति आपको क्यों बताई थी, जिससे आप समझ सको कि क्रांति फैलने में कितनी आसानी रही, कि सारे मजदूर सारे फैक्ट्रियां एक साइड को रह रहे हैं, तो इनको बिल्कुल देर नहीं लगी फटाफट एकजुट होने में। और अब ये देखना, ये आएंगे और यहाँ पे जो राजा का महल होता है ना, जार का महल होता है, विंटर प्लेस, उस पर अटैक करेंगे, वो भी देखेंगे। तो किस तरह से ये आते हैं। तो आंदोलनकारी क्या होते हैं, अब आ जाते हैं 22 फरवरी को इन्होंने शुरुआत कर ली, और उसके बाद ये बस्ती पार करके आ जाते हैं राजधानी के बीचों बीच में। और बीचों बीच में कौन सी जगह रहती है, नेवस्की प्रोस्पेक्ट। कौन सी जगह, नेवस्की प्रोस्पेक्ट, वहां आ जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। जब रिहायशी इलाकों व सरकारी इमारतों को, नेवा नदी के बाई तरफ के जितने भी इलाके थे, उनको मजदूरों के द्वारा घेर लिया जाता है, तो अब क्या करती है सरकार, कर्फ्यू का सहारा लेती है। कर्फ्यू लगा दिया जाता है कि कोई भी अब यहाँ नहीं रहेगा। कर्फ्यू लगा दिया तो भीड़ तितर बितर हो जाती है। ठीक है, भीड़ तितर बितर हो गई तो जार ने क्या सोचा कि बढ़िया आप दोबारा से नहीं आएंगे। लेकिन मजदूर ऐसे थोड़ी ना थे, दोबारा आ गए, वो घूमने नहीं आए, किस लिए आए, क्रांति करने, अपने अधिकारों की मांग करने आए। तो दोबारा से आ गए जी। कब आ गए, 24 और 25 फरवरी को आ गए, और दोबारा प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा होने लग गए। सरकार ने क्या किया इस बार, अब सरकार भी कुछ करेगी। सरकार ऐसे तो है नहीं चुपचाप बैठी रहेगी, जार चुपचाप बैठा रहेगा। जब वो देख रहा है इतने सारे लोग हैं, कर्फ्यू लगाने के बाद भी नहीं माने, दोबारा से आ गए, तो सरकार ने क्या किया, जो अपनी घुड़सवार थे, अपनी सेना थी, उनको आदेश दिया कि तुम इन पे निगरानी रखना, और ये थोड़ी भी गड़बड़ी करे तो फटाफट क्या कर देना, इनको मार देना। ठीक है, तो पुलिस को तैनात कर दिया। अब क्या होता है, राजा क्या करता है, जार क्या करता है, 25 फरवरी को, जैसा कि हमने देखा वो ये कह रहा था मैं ड्यूमा को भंग करूं। ठीक है, तो वो फाइनली क्या करता है, ड्यूमा को बर्खास्त कर देता है। तो जितने भी राजनेता थे जो कि ड्यूमा के अंदर थे, वो सब नाराज हो जाते हैं, और अब किसके साथ ले लेते हैं, वो इन क्रांतिकारियों का साथ ले लेते हैं। अब क्रांतिकारी और ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि इनको अब राजनेताओं का साथ मिल गया। तो 26 फरवरी को ये प्रदर्शनकारी पुनः हड़ताल करने के लिए इकट्ठा होते हैं। 27 फरवरी को वो क्या करते हैं, जो पुलिस का मुख्यालय होता है उस पर हमला बोल देते हैं, और क्या मांग करते हैं, हमें रोटी दो, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारे काम के घंटे कम करो, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार दो। ठीक है, तो इस तरह की ये मांगों के लिए क्या करते हैं, नारे लगाते हैं, जोर जोर से नारे लगाते हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे चित्र दे रखा है कि किस तरह से, देखो जनता कितनी सारी भीड़ है, कितनी संख्या में ये लोग, और देखो हाथ में कैसे पोस्टर बैनर ले रखे हैं,
और किसके खिलाफ कर रहे हैं ये सारे प्रदर्शन? ये सारे प्रदर्शन कर रहे हैं जार के खिलाफ। अब जार तो जाके ही रहेगा। जब जनता इतनी उग्र हो गई तो क्या जार की सत्ता बचेगी? बिल्कुल नहीं बचेगी। तो चलो देखते हैं क्या होता है। सरकार ने घुड़सवार सैनिकों को स्थिति के नियंत्रण हेतु तैयार किया था कि जैसे स्थिति बिगड़े तुम क्या कर देना, मार डालना क्रांतिकारियों को। लेकिन होता क्या है, ट्विस्ट यहीं पे आ जाता है। ये सारे जितने भी घुड़सवार सैनिक होते हैं ना, ये प्रदर्शनकारियों पे गोली चलाने से इनकार कर देते हैं, है ना। और जो इनका खुद का अफसर था, सेना का अफसर था, जो इनको ऑर्डर दे रहा था कि जाओ गोली चलाओ, तो उस सेना के अफसर को ही मार डालते हैं। ठीक है। और जो सेना की, ये तो घुड़सवार सेना थी, इसके अलावा जो साधारण सेना थी उनकी रेजिमेंट्स भी क्या करती हैं, ये रेजिमेंट्स भी बगावत करके हड़ताली मजदूरों के साथ आकर मिल जाती है। देखो ये कुछ झलकियां दे रखी हैं, ये यहाँ पे सेना है, ये यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये कुछ झलकियां हैं उस दौरान की, रूसी क्रांति के दौरान की। ठीक है। अब आगे देखते हैं। 26 फरवरी को क्या होते हैं, ये जितने भी सिपाही थे, मजदूर तो थे ही थे पहले से क्रांति के अंदर, अब सिपाही भी आ गए थे, तो ये सारे सिपाही और मजदूर इकट्ठा होते हैं और एक काउंसिल का गठन कर लेते हैं, सोवियत का गठन कर लेते हैं। ठीक है। तो जो संगठन होते थे उनको क्या कहा जाता था, सोवियत या परिषद। तो ये एक सोवियत का परिषद का गठन कर लेते हैं और ये गठन उसी इमारत में करते हैं जहां अब तक ड्यूमा की बैठक होती थी, जो संसद थी ना 1905 की क्रांति के बाद बनी थी। तो उसी जो बैठक में, उसी जगह पर ये क्या करते हैं, अपनी इस सोवियत परिषद का गठन करते हैं। और इन्होंने क्या किया, इसको क्या नाम दिया, पेट्रोग्राड सोवियत। ठीक है। इन्होंने क्या किया, किन्होंने, जितने भी किसान थे, मजदूर थे और सैनिक थे, इन सब ने मिलकर अपनी एक सोवियत बनाई, अपना एक संगठन बनाया और इसको नाम दिया पेट्रोग्राड सोवियत। और ये जो इन्होंने बनाई, ये जो गठन किया इन्होंने अपनी सोवियत का, ये कौन से बिल्डिंग में किया, ये उसी भवन में किया जिस भवन में अब तक क्या होता था, ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। तो अब किसका गठन हो गया, पेट्रोग्राड सोवियत का गठन हो गया। अब अगला काम क्या होगा, अगला काम यही होगा, जार के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे क्या तो आराम से अपनी सत्ता छोड़ दो, वरना फिर राजा भी समझदार है कि आगे क्या होगा। ठीक है। ये देखो, ये अपनी किताब में ही दे रखा है, ड्यूमा में पेट्रोग्राड सोवियत की बैठक 1917। जो ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी उसी बिल्डिंग में अब किसकी बैठक हो रही थी, पेट्रोग्राड की। ठीक है। जो इन्होंने सोवियत का गठन किया था, किन किन ने, मजदूरों ने और सैनिकों ने, तो इनकी बैठक चल रही है। ठीक है। अब क्या होता है, क्रांति का परिणाम क्या निकलता है। ये जो फरवरी की क्रांति होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका इसमें लघुत्तरात्मक बड़ा, कि जो फरवरी की क्रांति थी, फरवरी 1917 की क्रांति, उसके क्या परिणाम निकलते हैं। तो इसके परिणाम ये निकलते हैं कि अगले दिन जो इनका प्रतिनिधि मंडल होता है, ठीक है, तो ये प्रतिनिधि मंडल जो पेट्रोग्राड सोवियत होती है, उसका जो एक प्रतिनिधि मंडल होता है वो जार से मिलता है और राजगद्दी छोड़ने के लिए बोलता है ना। तो जो राजा का जो सैनिक कमांडर होता है वो भी यही कहता है कि आप छोड़ दो राजा राजगद्दी, अब कुछ लेना देना तो है नहीं। तो जार मान लेता है सैनिक कमांडर की सलाह और 2 मार्च को छोड़ देते हैं गद्दी। कितनी तारीख को, 2 मार्च को। यानी अब जार शाही शासन, राजशाही शासन का रूस में खात्मा हो जाता है। ठीक है। अब कौन शासन करेगा भाई, अब तक तो जार का शासन चल रहा था। अब फरवरी 1917 की क्रांति के बाद क्या स्थिति रहेगी रूस की, तो अब बच्चा वहां पर होता है अंतरिम सरकार का गठन। जैसे कि भारत में हुई थी ना अंतरिम सरकार जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, ऐसे यहाँ पे अंतरिम सरकार का गठन होता है कि जब तक कोई परमानेंट यहाँ संविधान सभा नहीं बन जाती है, कोई मतलब शासन व्यवस्था के बारे में नियम नहीं बन जाते हैं, तब तक ये लोग ही सरकार के रूप में कार्य करेंगे। अब ये देखो अंतरिम सरकार में कौन कौन होते हैं, सोवियत और ड्यूमा। ठीक है। ड्यूमा के वो नेता, ड्यूमा में जो पहले से काम कर रहे थे राजनेता, जो बाद में ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया जाता है जार के द्वारा, तब वो आकर मिलते हैं इन क्रांतिकारियों से, तो वो ड्यूमा वाले। साथ ही जो ये सोवियत, पेट्रोग्राड जो सोवियत थी, है ना, जिसमें कौन कौन थे, मजदूर भी थे और सैनिक भी थे। तो एक तरह से मजदूर हो गए, सैनिक हो गए और रूढ़िवादी वो कुलीन वर्ग के लोग जो ड्यूमा में थे। तो ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, देश के शासन के संचालन के लिए अंतरिम सरकार का गठन करते हैं। साथ में क्या निश्चित करते हैं कि एक संविधान सभा बनाई जाएगी जो संविधान का निर्माण करेगी, और इस संविधान सभा का जो चुनाव होगा वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा। यानी इस बार सबको ही क्या कर दिया, मतदान का अधिकार दे दिया। और इसी के साथ ही ये डिसीजन लिया गया कि फरवरी 1917 में जो रूस था वो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। ठीक है। क्यों हो गया जी अलग,
ये हमें पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध से रूस क्यों अलग हो गया, कि पहले तो जारशाही का शासन चल रहा था, तो वो जार का निर्णय था कि उन्हें युद्ध में भाग लेना है। लेकिन फरवरी 1917 के बाद जो ये स्थितियां बदली, जो शासन परिवर्तन हुआ, तो इन लोगों ने निश्चित किया कि अब रूस को इससे जुड़े नहीं रहना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध से, क्योंकि उसका विपरीत परिणाम उसके अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा था। तो रूस अब क्या हो जाता है, रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाता है। देखो उस वक्त के जो न्यूज़पेपर थे उनकी हेडलाइंस देखो, जार एब्डिकेट्स, मतलब जार ने अपना पद त्याग दिया। तो इस तरह की जो ये अखबार थे उनकी सुर्खियां बनी थी इस तरह की हेडलाइन। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा जो वीडियो है वो यहीं कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से रूस में परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, और बाद में स्थितियां इतनी विकट हो जाती हैं क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यहाँ पर 70 लाख के लगभग लोग मारे जाते हैं, सैनिक मारे जाते हैं। इसके अलावा शरणार्थियों की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। साथ ही जो जार है उसको भी जनता का सहयोग प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जार क्या करता है, ड्यूमा को बर्खास्त करने की साजिश करता है, और भी कई कारण होते हैं। इसी के साथ ही आर्थिक समस्याएं, प्राकृतिक समस्याएं कई ऐसी आ जाती हैं कि आखिरकार रूस में फरवरी 1917 की क्रांति होती है। और इस क्रांति का परिणाम ये निकलता है कि रूस में जारशाही जो था, जार का शासन था, वो अब खत्म हो जाता है। तो अगले वीडियो में हम किसका अध्ययन करेंगे, अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि ये जो फरवरी 1917 की क्रांति थी उसके बाद रूस में कैसी स्थिति रहती है। धन्यवाद।